स्टूडेंट एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागतम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम मैथ में हरियाणा बोर्ड के जितने भी पुराने पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2017 से लेकर के 2023 तक करने वाले हैं। और हरियाणा बोर्ड ने जो अभी प्रैक्टिस पेपर, जो सैम्पल पेपर है, जो अपलोड किए हैं कि किस हिसाब से पेपर आएगा आपकी बार 2024 में, वो भी हम आपको पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रहेंगे। और हमारा ऐप है स्टूडेंट एकेडमी, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर भी हमारे ये पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें आप जाकर हमारी क्लास में देख सकेंगे। उसके बाद जो पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर हमारा जो ऐप है स्टूडेंट एकेडमी, उसको ओपन करने के बाद एक ऑप्शन है फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पर जाने के बाद आप अपनी जिस भी क्लास में है वो क्लास सुन लीजिए और वहाँ पर आपको 2017 से लेकर के 2023 तक जितने भी सेट है हमारे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये सभी पेपर आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड का जो पेपर 2017 में आया था। और 2017 में जो पेपर आया था उसका जो कोड है वो है सेट ए। तो सेट ए का आज सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पेपर 2017 में आया था और ये कोड है सेट ए। इसी प्रकार कल हम करेंगे सेट बी, फिर करेंगे सेट सी, फिर करेंगे सेट डी। तो इसी प्रकार हम 4 दिन में पूरा सिलेबस हम कर देंगे। 2017 के जितने भी पेपर है 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार 2018 के पेपर भी 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए और जितने भी दोस्त आपके 10वीं क्लास में हैं तो उनके पास भी वीडियो को भेजें और उनको भी बोले कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। तो चलो आज करते हैं हम शुरुआत। 2017 का ये पेपर है और सेट ए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, पहला प्रश्न जिसमें से ऑप्शन वाले एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, यदि 306 और 657 का HCF 9 है, यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो उसका LCM है। एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 देन इट्स LCM। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है 2482, दूसरा ऑप्शन है 22338, तीसरा ऑप्शन है 2754 और चौथा ऑप्शन जो है 5913। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो क्या दिया है हमारे पास, दिया है HCF। क्या दिया है? HCF दिया है किसका? 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। और हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, A इंटू बी बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। A गुणा B बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। तो A जो होता है वो होती है हमारे पास पहली संख्या। क्या होती है? पहली संख्या। और जो B है वो हमारे पास है क्या? दूसरी संख्या। क्या है? दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले के द्वारा आपको कुछ भी दे दे, चाहे HCF दे दे, चाहे LCM दे दे, कुछ भी पूछ ले, या तो पहला नंबर पूछ ले या फिर आपसे दूसरा नंबर पूछ ले, यही फॉर्मूला हर बार यूज होना है। और आप इसको नोट कर लेना कि पेपर में इस फॉर्मूले से एक प्रश्न जरूर आएगा MCQ में। और यही फॉर्मूला यूज होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, बराबर HCF गुणा LCM। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? HCF दे रखा है इन दोनों संख्याओं का। क्या दे रखा है? HCF दे रखा है 9। और क्या पूछा है हमारे पास? LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM। तो देखो LCM निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ से हमारा बन जाएगा, देखो A गुणा B। A का मतलब पहली संख्या गुणा B मतलब दूसरी संख्या। और जो HCF जो दिया है वो कहाँ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। तो LCM निकालेंगे। पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 306। B मतलब दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 657। और HCF क्या दिया है? 9। क्या दिया है? 9। अब 9 से इसको काट देंगे। 306 भी 9 से कट जाएगा या फिर 657 भी 9 से कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 3 27,
कितना बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 34 गुणा में 657, क्या आएगा 34 गुणा में 657 जो आएगा 22,338, क्या आ जाएगा 22,338। तो ऑप्शन जो बी है, जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है, ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, सही है। तो सभी प्रश्न इस जो क्वेश्चन सही है HCF एलसीएम वाला वो इस फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि 6x² माइनस, दूसरा प्रश्न हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3 और इसके जीरोज पूछे हैं। या तो आपसे पूछेगा जीरोज, या आपसे पूछेगा रूट, या हिंदी में होगा शून्यक। ठीक है, चाहे रूट पूछे चाहे जीरोज पूछे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर करके हमने इसके रूट निकालने हैं। देखो आपको एक आसान सा तरीका मैं बताऊंगा, वैसे 2-3 नंबर में करना तो आप पूरा मेथड लगाइए। ठीक है, नहीं तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, पहले मैं इसको पूरा हल करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे हमने पहला जो काम होता है वो होता है 6 और 3 की गुणा करेंगे। 6 और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 18x², कितना आएगा 18x²। 6x² की गुणा 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 18x²। उसके बाद है -7x। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 18x² आए और जोड़े या घटाए, मतलब एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आना चाहिए -7x आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं। तो कौन से दो नंबर हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारे पास 9x और एक क्या हो जाएगा 2x। अब देखो माइनस करने पे माइनस करें या प्लस करें कितना बचना चाहिए -7x, तो माइनस वाला नंबर बड़ा ले लेंगे, प्लस वाला छोटा ले लेंगे। गुणा करेंगे तो -18x² आएगी, जोड़ेंगे या घटाएंगे कितने आएगी -7x। तो यहाँ -7x की जगह इसको चेंज कर दें, कितना हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कितना कॉमन आएगा इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस यहाँ कितना बचेगा 3, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये 2x माइनस 3 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बराबर 0। अब बराबर 0 इनमें से या तो ये नंबर 0 होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, या फिर और 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। इनमें से यदि एक नंबर 0 होगा तभी तो ये 0 के बराबर आएगा, या दोनों नंबर 0 के बराबर होंगे तभी ये 0 के बराबर आएगा। तो 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, कितनी आ जाएगी -1/3। तो इसके दो शून्यंक आए हमारे पास -1/3 और क्या आया है 3/2। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही है। कौन सा ऑप्शन है ए वाला सही है। अब इसी क्वेश्चंस को मैं ना एक शॉर्ट ट्रिक से करवाता हूँ, क्योंकि ऑप्शन का प्रश्न है, इतना टाइम हमने इसमें नहीं लगाना। ठीक है, तो देखो ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए -18x² जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए -7x। तो ये दो नंबर आ गए थे हमारे पास -9 और क्या आ गया था 2, क्या आगे थे -9 और 2। अब आपको करना है जो माइनस में आया है उसको तो लेना है प्लस में, तो माइनस वाले मतलब निशान चेंज करने हैं, यदि माइनस है तो प्लस लेना है और प्लस है तो माइनस लेना है, ऑप्शन के लिए है ये। ठीक है, तो -9 है तो ये क्या हो जाएगा +9, और ये प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। इतना करने के बाद यदि जो पहला कोफिशिएंट होता है x², उसके आगे यदि कोई भी नंबर नहीं है, यदि यहाँ पे ये 6 नहीं होता तो ये इसके उत्तर आ जाते, लेकिन यहाँ पे कितना है 6 है, कितना है 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यहाँ से 2 से 2 -1 और ये कितना आ जाएगा 3। देखो 3/2 और -1/3 वही ऑप्शन आया, तो ऑप्शन ए इसका क्या है सही है। यदि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता तो इसके रूट यही हो जाते हैं। निशान तो हमने चेंज करने पड़ेंगे, पहले ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, उसके बाद जो नंबर माइनस में आया वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में आया वो माइनस में। यदि x² के आगे कोई
कोफिशिएंट है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा, यदि कोफिशिएंट नहीं है तो क्या आ जाएगा, सेम जो हमारे नंबर आए थे वही उसके आंसर हो जाएंगे निशान चेंज करने के बाद। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या है तीसरा प्रश्न, ऑप्शन वाला है, इस दूसरे का ऑप्शन आ जाएगा ए। तो तीसरा प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, इन इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दी है वो दी है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और आगे इसने दिया है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों नंबर बराबर है, तीनों जो फ्रैक्शन दी है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 वो क्या है, बराबर है। और उसमें से पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन सी दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। हिंदी में बता देता हूँ, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं, या अपरिमित हल, या इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे तीनों नंबर बराबर है, तीनों जो भिन्न दी गई है वो बराबर है, और जब बराबर होती है ना तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन आ जाएगा सी, जिसका हिंदी में है अपरिमित हल। यदि यहाँ पे क्रॉस होता, यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो इसका आंसर आ जाता क्या, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। यदि यहाँ पे क्रॉस न होके b1 और c1 के बीच में होता, b1 b2 और c1 c2, यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो इसका आ जाता है नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। यदि तीनों में कहीं भी क्रॉस का निशान नहीं है, तीनों बराबर है, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस है। मैनी कई बार ऑप्शन में है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो आंसर हो जाता यूनिक सॉल्यूशन। यदि यहाँ पे क्रॉस होता b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यहाँ पे क्रॉस होता तो क्या होता, नो सॉल्यूशन। इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कि लाइन के बारे में बताओ। जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। और जब तीनों पे ही क्रॉस नहीं है, जैसे इसी प्रश्न में तीनों पे क्रॉस नहीं है, तो इसमें लाइन के बारे में पूछता तो कौन सी लाइन बनती, कंसाइड लाइन। कौन सी लाइन बनती, कंसाइड लाइन, समपाती रेखाएं। इसके बाद यदि लाइन के बारे में बता दिया, इसके बाद पूछेगा आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, संगत और असंगत, इनकंसिस्टेंट। यदि जिसके सॉल्यूशन आए वो होता है कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन न आए वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो देखो जब तीनों पे, यहाँ पे तीनों पे क्रॉस नहीं है, तीनों बराबर है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन तो है, चाहे कितने भी सॉल्यूशन हो, तो ये आ जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, संगत हल। और यदि यहाँ पे जिसका नो पैरेलल, यदि इसके बीच में क्रॉस है ये b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यदि यहाँ पे क्रॉस है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि इसका हल नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट भी होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखो तीसरा प्रश्न है, इसमें तो बस सिंपल इतना सा पूछा था कितने सॉल्यूशन है, तो तीनों बराबर है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, एपी दी गई है। क्या दी गई है, एपी हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। कौन सा पद पूछा है, 15वां, 15th टर्म पूछी है, 15वां पद पूछा है। तो देखो 15 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A15 को a प्लस 14d, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 14d। तो देखो a की वैल्यू क्या है, पहले वाली वैल्यू a की होती है 1/3 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है, देखो d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, और a1 मतलब पहला पद, तो दूसरा पद है a2 5/3, a1 मतलब 1/3, तो 5/3 में से 1/3 का कितना बचेगा, 4/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3,
प्लस 14 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी 56/3। और हम मैंने आपको बताया था यदि बेस सेम होता है ना नीचे तो ये बेस एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा। 1 + 56 कितना होता है 57/3। और ये 3 से कट जाए कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो 19। तो 15वां पद क्या होगा 19। 15वां पद क्या होगा 19। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आ जाएगा डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी। आगे 5वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है 5वां। 5वां प्रश्न है यदि एपी का तीसरा पद 5 है, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का तीसरा पद क्या है 5 है। इसके बाद उसने बोला है कि एपी का 7वां पद 13 है। एपी का 7वां पद मतलब 7 टर्म है वो क्या है 13 है। और क्या पूछा है उसका सारावंतर बताइए। क्या बताना है सारावंतर। कई बार पेपर में पूछ लेता है एपी दे देगा और पूछ लेगा डी, मतलब डी का मतलब क्या है, तो डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सारावंतर जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, A3 को मैं क्या लिखूंगा A + 2D = 5। A7 को क्या लिखूंगा A + 6D = 13। तो यहाँ से निशान चेंज, इसको माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस आड़ा ये भी माइनस, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। A प्लस का A माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 - 6 कितना हो जाएगा -4D। 5 - 13 कितना हो जाएगा -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/4, तो 2। तो सारावंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बी। तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है दी गई आकृति में एंगल ओडीसी नहीं, जो ट्रायंगल दी गई है, जो ट्रायंगल दी गई है ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं ओडीसी, वो सिमिलर है समरूप है ट्रायंगल ओ ए बी के। किसके ट्रायंगल ओ ए बी। और जो एंगल बी ओ सी दिया है वो किसके बराबर है 100 डिग्री के। और जो एंगल ओ ए बी है वो किसके बराबर है, नहीं ओ ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है ओ ए बी का। तो ट्रायंगल हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये लाइन है 2, ये है ओ डी सी, ओ डी सी, और ये है ओ ए बी, ये है ओ ए बी। ये एंगल वाला ये दिया है 100 और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और क्या बताना है एंगल ओ ए बी। तो ये वाला बताना है ओ ए बी, ये वाला एंगल बताना है कितना आएगा। तो ये वाला एंगल बताना है कितना आएगा। तो देखो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल के हमेशा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब देखो एंगल ओ डी सी है, जो एंगल ओ डी सी है, ओ डी सी ये किसके बराबर होगा एंगल ओ बी ए के बराबर होगा। तो एंगल ओ डी सी कितना है 60 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ओ बी ए की। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल है एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, क्या है एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, और एंगल क्या है बी ओ ए, एंगल प्लस एंगल बी ओ ए कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ए ये वाला एंगल, ये एक ही लाइन पे ऐसे बने हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, इनका जोड़ कितना होगा 180। अब बी ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 100 डिग्री, कितनी है 100, प्लस एंगल बी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 180। तो एंगल बी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ जाएगा 80। तो ये एंगल आ जाएगा 80। अब देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो इसमें ये वाला एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी कितना जोड़ होगा 180। अब हमने पता ए बी ओ कितना है 60,
एंगल बी ओ ए कितना है 80 प्लस एंगल ओ ए बी कितना है 180 बराबर, तो ये देखो 60 और 80 कितना हो जाएगा 140 प्लस एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 180, और एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा 40, तो 40 डिग्री ये एंगल आ जाएगा। देखो इतना टाइम तो करके ये तो फटाफट ऑप्शन वाले हैं, तो हमने वैसे आइडिया लगा के इसको कर देना है, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, 40 जो दिया है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बी की वैल्यू हो जाएगी 40। इसके बाद 7वां प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किसमें नहीं है, सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल दी गई है और उनकी साइड दी गई है 2:3, क्या दी गई है 2:3, देन द रेशो ऑफ देयर एरिया, यदि साइड का रेशो दिया है कितना दिया है 2:3, तो एरिया का रेशो पूछा है तो हमने कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4:9 क्या आ जाएगा 4:9, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी यदि साइड दी है एरिया का रेशो पूछे तो स्क्वायर हो जाएगा, यदि एरिया दिया है और साइड का रेशो पूछे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो साइड दी है और साइड से क्या पूछा है एरिया, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यदि एरिया दिया है और क्या पूछे साइड का रेशो पूछे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब एस से आते हैं एस ए, जब साइड से एरिया में आते हैं तो स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर, ये ध्यान रखना, साइड है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यदि एरिया ए एस होता है तो पहले एरिया है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट, यदि एस बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न ध्यान दीजिए, आठवां प्रश्न है ये। 8वां प्रश्न दिया, यदि किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई, देखो ये हमारे पास सर्कल है, क्या है सर्कल वृत्त है, ठीक है, कोई बिंदु P है हमारे पास, यहाँ पे क्या है P, और वृत्त पर खींची गई, ये वृत्त पर एक क्या खींची गई है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है, और इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, और बिंदु की केंद्र से दूरी ये हमारे पास सेंटर, और जो बिंदु है इससे इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, तो त्रिज्या है ये, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो कौन सी थ्योरम लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो एक ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25, हमारे पास 25 भी है, हमारे पास 24 भी है, क्या नहीं है 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बाकी भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस पी स्क्वायर, ये इस साइड आएगा कितना आ जाएगा 625 माइनस 576 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा 49 बराबर पी स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 49 बराबर पी,
और 49 क्या आ जाएगा 7, तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू साइड नहीं हो सकती कभी भी, तो क्या होगी पॉजिटिव। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 8वां जो प्रश्न है ये, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी। इसके बाद 9th, अब देखो 9th क्वेश्चंस जो है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज। एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है। एक वृत्त पर अब ये हमारे पास एक सर्कल है, क्या है सर्कल है, और इस पे पूछा है कि समानांतर मतलब पैरेलल लाइंस कितनी टेंजेंट है। टेंजेंट होता है स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो एक वृत्त पर है ना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो पैरेलल हो, कितनी हो सकती है 2। कितनी हो सकती है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 9th का ए हो जाएगा ना, 9th का हो जाएगा बी, जो ऑप्शन है 2। अब इसी में है ना आपसे है ना प्रश्न पूछ लेगा। अब सेट ए में ये पूछा था कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है, और आपका सेट बी में शायद पूछ ले कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है, इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो जब इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है ना, तो इसका मतलब 0 टेंजेंट, स्पर्श रेखाएं होगी नहीं जब किससे पॉइंट हो सर्कल के अंदर हो। जब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है 2। पॉइंट जब बाहर है तो 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पॉइंट जब अंदर है तो 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब जब पॉइंट किस पे है ऑन द सर्कल है, किस पे है ऑन द सर्कल, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है 1। ऑन द सर्कल पे 1 स्पर्श रेखा। इनसाइड द सर्कल पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से मैं लाइन खींचूंगा तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये कौन सी लाइन है, ये सिकेंट लाइन होती है, सिकेंट लाइन। ठीक है, तो 0 टेंजेंट और सर्कल के बाहर पॉइंट है तो इसका मतलब 2 टेंजेंट लाइन। ठीक है, और यदि हमारे पास पॉइंट यहाँ यदि पूछ ले कि कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है, तो पैरेलल लाइन हो सकती है 2। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 7, पॉइंट दे रखे हमारे पास 5 और -7, और फ्रॉम ओरिजन, अब ओरिजन बताया था क्या होता है 0 0। इनकी डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस पूछी है ना, तो सीधा सा मेथड है, जब पॉइंट 0 0 हो तो सीधा सा इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना 25, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा √74। क्या हो जाएगा √74, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 7.3 का क्वेश्चन है। यदि पेपर में आ जाए तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जब पॉइंट दे रखे हैं, एक मान लेते हैं हम कितना है 1 और -1, और बी पॉइंट दे रखे है क्या -4 और 6, और सी पॉइंट दे रखे हमारे पास -3 और -5, और पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमने पता है, जब साइड दे रखी थी तो तुमने यूज़ किया था हीरोन्स फार्मूला। क्या यूज़ किया था हीरोन्स फार्मूला। जब हाइट दे रखी थी तो तुमने फार्मूला यूज़ किया था √3/4 ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब की बार क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। ए दे रखा है 1 -1, बी दे रखा है -4 6, और सी दे रखा है -3 और -5। ठीक है, तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रायंगल है ABC, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
तो ये फॉर्मूला होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब 3 क्या दे रखी हो, वर्टेक्स दे रखी हो। तो देखो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की, ये x3 की वैल्यू है, ये y3 की वैल्यू है। तो 1/2 x1, अब x1 की वैल्यू 1 है, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 6 है, माइनस y3, y3 की वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक है, प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, और y3, y3 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू -1 है, प्लस x3, x3 की वैल्यू -3 है, और y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास ये माइनस का निशान, ये 6 है। अब देखो, अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, यदि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये जो सिंबल लगाया गया है ये ऐसे वाला, इसका मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी इस सिंबल का। जो आगे आप जाके इसको क्या नाम दोगे, मॉडुलस, क्या नाम दोगे, मॉडुलस, मोड। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे 1 है, माइनस से -6 और 5 11, ये -4 है तो -4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, -5 और +1 क्या हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे -1 और -6 -7, तो ये हो जाएगा 1/2 11, ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा +21। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2, ये कितना हो जाएगा, 11 और 16 कितने हो जाएंगे, 27, 27 और 21 कितने हो जाएंगे, 48, तो ये हो जाएगा 48। तो ये आ जाएंगे 1/2 गुणा में 48, तो कितना आ जाएगा, 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट, तो 24 आ जाएगा। इसका आंसर जो क्या है, सी है, 24। ठीक है, बाकी आप लगा के देख लेना, कोई मिस्टेक हो भी सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा तो क्या है, 24 है, जो सी ऑप्शन है, क्या है, सी ऑप्शन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, तो वैसे ही करवा दिया। इसके बाद है 11 के बाद है 12, क्या है, 12 है। क्या है, 12। अब देखो 12 दिया है, यदि टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या है हमारे पास, 5/12 है, क्या है, 5/12, किसका मान पूछा है, कोस ए का मान बताना है, किसका मान बताना है, कोस ए का मान बताना है। अब देखो टेंजेंट ए क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, या हिंदी में इसे बोलते हैं लंब बटे आधार। देखो याद कर सकते हो, LAL के लंब बटेकरण, आधार बटेकरण, लंब बटे आधार। तो लंबा आदमी लंबा काम करके आया, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। ठीक है, इससे याद हो जाता है ये क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, कोस, ये क्या होता है, टेंजेंट। इसका अपोजिट कर देंगे तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, कोस ए का अपोजिट, कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिकेंड, और टेंजेंट ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट। तो ये हो जाएगा k/l, ये k/a, और ये क्या हो जाएगा, a/l। ठीक है, तो देखो टेंजेंट ए 5/12 दिया है, 5 परपेंडिकुलर है, बेस ये है क्या है, 12 है। तो कोस ए क्या होता है, पहले ये देखो कोस ए क्या होता है, तो कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, लंब की वैल्यू 5 है, बेस आधार की वैल्यू कितनी है, 12, किसकी वैल्यू चाहिए हमने, हाइपोटेनियस की। अब ट्रिपलेट होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ट्रिपलेट जो होती है वो क्या होती है, 5 12 13। हमारे पास 5 है, हमारे पास 12 है, क्या आ जाएगा, 13। तो हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो क्या आ जाएगा, 13। तो कोस ए क्या होता है, b/h, b की वैल्यू क्या है, 12, h की वैल्यू क्या है, 13। तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 12/13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, और नीचे दिया है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30।
अब जो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारे पास 1/√3। क्या होती है? 1/√3। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 30, तो 1/√3 का स्केयर, और नीचे आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्केयर। अब स्केयर करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 1/3, ये हो जाएगा 1 + 1/3। सोल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, -1 क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 4/3। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर 4 नीचे, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 2/4। 2/4 क्या होता है 1/2। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है cos 60, दूसरा ऑप्शन है टेंजेंट 60, तीसरा ऑप्शन है sin 60, फोर्थ ऑप्शन है टेंजेंट 30। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, टेंजेंट 30 की वैल्यू अभी लिखी थी कितनी होती है 1/√3। तो ये वैल्यू तो हमारी आई नहीं, कौन सी वैल्यू आई है 1/2, तो 1/2 वैल्यू आई है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसी सम को करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ यदि याद रहे तो। देखिए हमारे पास cos 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x, 1 + टेंजेंट स्केयर x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है 30, तो सीधी यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा cos 2 × 30, कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसी फॉर्मूले से आप कीजिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास, द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। रेशो पूछा है किसका, रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस, ये सर्कल हमारे पास। अब सर्कमफेरेंस होता है परिधि, क्या होता है परिधि, सर्कमफेरेंस होता है परिधि। ठीक है, इसका रेशो। उसके बाद डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर क्या होता है व्यास, क्या होता है व्यास। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, क्या होता है 2πr। डायमीटर होता है 2r, क्या होता है 2r। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या आ जाएगा π/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/1। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन क्या है सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर। शंकु की जो त्रिज्या है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, हाइट जो दी गई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और जो वो पाई की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 22/7। तो इसका क्या निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन, आयतन मतलब उसके अंदर कितनी लिक्विड चीज़ आ सकती है, कितने लीटर वगैरह, कितनी सेंटीमीटर, ठीक है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है। तो आयतन निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी है 6। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22×7 और गुणा में कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0 1, 2 एकम 2, 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो 308 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है 16 है, इफ P ऑफ E की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी 0.05, देन द P ऑफ नोट E इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट E, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये याद रख लेना।
और मैं आपको बता देता हूँ, याद भी नहीं रखना, जो वैल्यू देगा ना उस वैल्यू को 1 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना? 1 में से। हमेशा कोई भी वैल्यू पॉइंट में मिल जाएगी ना, उसको किस में से माइनस करना? 1 में से। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.05 क्या आ जाएगा? 0.95। कितना आ जाएगा? 0.95। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। कोई भी वैल्यू दे दे पॉइंट में और पी ऑफ नोट ई पूछे तो इसका किस में से माइनस करना है? 1 में से। अब आगे हम सेक्शन बी में, ठीक है, जो खंड ब है उसमें हम पहुंच चुके हैं, जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न हमारे पास। पहला प्रश्न है प्रूव डेट 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर होता है, प्रीमय संख्याएं। क्या मानेंगे इसको? प्रीमय संख्याएं मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रीमय संख्याएं मानेंगे। लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने माना कि 6 + √2 है ना, वो क्या है? प्रीमय संख्या है। अब हम 2 इंटीजर लेते हैं, ठीक है। एक इंटीजर ले लिया a, इसका मैं पूरे मतलब आपको तरीके से इसको सोल्व करना, मैं फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है। आप सोल्व करते रहना इसको, ठीक है। तो देखो, एक हमने इंटीजर, 2 इंटीजर ले लिए हमने a और एक क्या ले लिया? b, ठीक है। इंटीजर a ले लिया और इंटीजर क्या ले लिया? b। इसको हम इसके इक्वल मान लेंगे। 6 + √2 बराबर क्या आ जाएगा? a/b। ये फ्रैक्शन बना देंगे। 6 + √2 बराबर क्या आ जाएगा? a/b। अब देखो, जब 6 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a/b - 2 हो जाएगा। क्या हो नहीं, 6 ले गए तो क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? 6। तो a/b - 6। और यहाँ एक कंडीशन होती है कि b ≠ 0। b क्या नहीं होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नीचे 0। यदि नीचे 0 आ जाता है ना तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। सबसे पहला स्टेप देखो, जब भी प्लस माइनस की सम आ जाए तो आसान है प्रूफ करना, लेकिन जब ऐसे पूछ ले √2, √3, √5, इतने हमारे सिलेबस में, इनमें से ही पूछेगा। √7 हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। √2, √3, √5 ही है, तो इनमें से पूछेगा। और यदि प्लस माइनस में पूछ ले तो ये तरीका करना है, बाकी इनमें पूछ ले तो ये तरीका भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। आगे सम क्वेश्चन आएंगे उनमें मिलेगा। तो क्या करना है? √2 बराबर a/b - 6 हो जाएगा। अब देखो, ये इंटीजर है और इंटीजर में से ये घटाएंगे तो मतलब रैशनल नंबर है, क्या मिलेगा हमें? रैशनल ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल है। क्या है? रैशनल है। यदि ये रैशनल है तो ये भी क्या है? रैशनल है, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल है। और यदि ये इरेशनल है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है। इसका कभी पूरा प्रूफ करवाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अपने आप इसको सोल्व करके देखना, नहीं आए तो फिर बता देना, हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक स्पेशल क्लास हम रैशनल और इरेशनल पर बनाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन हल करवा देंगे। इसके बाद है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक। अब देखो, रूट्स जीरोज, या तो जीरोज दिए है या कि क्या दिए हैं? रूट्स दिए है या क्या दिए है? शून्यक दिए है। क्या दिए है? -4 और 2। कई बार है ना, पेपर में दे देगा सम ऑफ जीरोज, शून्यक का योगफल, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। अब की बार इसने सीधे क्या दे दिए? जीरोज दे दिए। एक जीरोज दे दिया -4, जिसको मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है? -4। एक मान लेते हैं बीटा की वैल्यू क्या है? 2 है। ये 2 शून्यंक मान लिए। अब इसकी क्या बनानी है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनानी है। क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, बराबर 0। इक्वेशन बनानी है तो बराबर 0, एक्सप्रेशन बनाना होता है तो बराबर 0 नहीं लगाते। लेकिन इसने क्या बोला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, द्विघात बहुपद। क्या बोला? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो देखो, x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, x है प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो -4 और बीटा की वैल्यू है 2। तो क्या हो जाएगा? x²
-4 और +2 कितना हो जाएगा, -2x प्लस इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, -4 और 2 -8। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x² -2 और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा, 2x -8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है तो 0 आ जाएगी। सिंपल होता है तो ये 0 लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाना है हमने। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का सिंबल आए, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का सिंबल नहीं आए। हमेशा सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का नहीं होता। ठीक है, जैसे x + 2 है, अब ये क्या है, एक्सप्रेशन है। x - 5 है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। x² - 5 है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और यदि इक्वेशन पूछे तो इनके बराबर में या तो 5 मिल जाएगा, या 0 मिल जाएगी, या -3 मिल जाएगा। जब भी इक्वल का सिंबल इंक्लूड हो जाएगा तो इसका मतलब वो इक्वेशन है। और जिसमें भी ये सिंबल मतलब इक्वल का सिंबल नहीं मिले वो क्या होता है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कभी भी सोल्व नहीं होता, सोल्व क्या होती है, इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर है 19। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लेना। 2 खंबे जिसकी ऊंचाइयाँ, 2 पोल हमारे पास। ठीक है, एक की हाइट है हमारे पास 7 मीटर और दूसरे की हाइट है हमारे पास 12 मीटर। और एक ये समतल भूमि पर, समतल मतलब प्लेन ग्राउंड पे ये दोनों खड़े हैं। ठीक है, और जो इनके निचले सिरों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द 2 पोल्स, जो इनकी फीट है, इनके 2 पोल के बीच की दूरी जो है वो है 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमने बतानी है। कौन सी सिरों की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमने बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ हम ऊपरी सिरों की बतानी है, तो यहाँ से ये पॉइंट क्या कर लेंगे, ज्वाइन। क्या कर लेंगे, ज्वाइन। ठीक है, अब इसी के पैरेलल मतलब इसी के इक्वल एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। यदि ये 12 मीटर है तो ये भी कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, अब देखो ये पूरी 12 है, ये पूरी कितनी है, 12। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी। तो जो ए बी है ना पूरी, ये कितनी है, 12 मीटर है। और हमने पता है जो ये मान लिया हमने डी और ई, ये डी ई कितनी है, 7। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो डी ई बराबर कितना है, बी सी है। यदि डी ई 7 है तो बी सी भी कितनी आएगी, 7। तो इसका मतलब बी से लेकर सी तक कितनी है, 7 है। अब ये पूरी 12 थी, कितनी थी, पूरी 12। अब 7 ये होगी तो ये कितनी बची, 5 मीटर। कितनी बची, 5 मीटर। तो ये ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो डी बी ए, ये बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला तुमने पता ही क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है निकालना है, बेस कितना है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 169। तो एच की वैल्यू आ जाएगी ±√169। तो नेगेटिव में कभी नहीं होता, तो इसका सोल्व करने कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन में होता तो हमें पता है 5 है 12 है क्या नहीं है 13, तो ऑप्शन क्या हो जाता है 13। ठीक है, तो ये आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां। ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी करवा देते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू दी है हमारे पास 1/√3 और टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दी है 1/√3। ए प्लस बी की वैल्यू दी है √3 और a माइनस बी की वैल्यू दी है 1/√3। और a और b की वैल्यू बतानी है और a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से। तो देखो टेंजेंट a प्लस बी, √3 वैल्यू टेंजेंट किस पे होती है, टेंजेंट 60 पे। तो यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू किस पे आ जाएगी 60 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है, 1/√3 की वैल्यू किस पे होती है टेंजेंट 30 पे।
तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस, या तो माइनस कर लो पहले या फिर ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2, कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। a का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो a का मान रखेंगे किस में, 1 में रख लो। a प्लस बी बराबर कितना है 60, तो a की वैल्यू आ गई 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। और इसमें कंडीशन दी थी कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो देखो a की वैल्यू किससे बड़ी है, b से। a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी दी थी कि a प्लस बी का जोड़ 90 से ना, या तो 90 के बराबर हो, a प्लस बी का जोड़ किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए 90 से। जोड़ लो इसको, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 45, नहीं a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 45 और 15 60। अब देखो 60 90 से छोटा भी है ना, और 0 से बड़ा भी है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 45, b की वैल्यू आ जाएगी 15। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 21। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र पर कोण, देखो एंगल कितना दिया है, थीटा दिया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, और किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का, त्रिज्या खंड का निकालना। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब है ना, ये प्रश्न फटाफट करवा रहा हूँ मैं, इससे आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। कर तो रखे हैं आपने, बस रिवीजन करवा रहा हूँ मैं फटाफट। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बटे 360, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, इसको डिवाइड में क्या लिख देंगे 314, ये नीचे आ जाएगा 100। आर की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 4। अब देखो 45 से चल जाएगा ये 8 हो जाएगा, 4 से चल जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 से चल जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 628 बटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 100 है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा देंगे, 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन सी है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो क्वेश्चंस दिया है ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी करवा देते हैं। वैसे मेरे ध्यान भी नहीं है ये है या नहीं है, फिर भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 22वां प्रश्न है, क्या दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना दिया है -2, और आगे दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना है 13 बटे 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना, एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा ये 9x और -3 2 जा 6 10y बराबर -2, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर कितना आ जाएगा -12, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6। अब ये 6 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 इंटू 6, इससे ये कैंसिल, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, क्या नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, और कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट जो 2 है इसकी गुणा करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 से, तो ये इसकी गुणा करेंगे 2 से, पूरे इक्वेशन की गुणा किससे करेंगे 2 से, इस पूरे की गुणा किससे करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 20y माइनस 24, ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा प्लस 27y, और ये हो जाएगा 9 से करेंगे तो 117 117,
ठीक है, तो माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -20 और -27 कितना हो जाएगा, -47y। 117 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141/47। तो 3 से कट जाएगा, 47 थी 141, 3 सत्ते 21, यहाँ से 3 सत्ते 21, 1 2 3 चौक 12 2 14, तो सही है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y का मान या तो समीकरण 1 इसमें 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो 1 में रखेंगे 9x - 10y बराबर कितना, -12। तो 3 में रखेंगे कितना ना, 3y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 9x - 10 × 3 बराबर -12। तो 9x - 30 बराबर -12, तो 9x बराबर -12 + 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। 9x बराबर 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/9, कितनी आ जाएगी, 2। अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3। अब हमने ये चेक करना कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 × 2/2, -5 × y की वैल्यू 3 ले लो, 5 × 3/3। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 3 - 5 कितना आया, -2। देखो -2 ही है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है हमारी, वेरीफाई है। तो इसका मतलब हमारे आंसर क्या है, सही है। यदि यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता तो आंसर हमारे क्या है, गलत थे। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लेस देन द अदर साइड। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई बात नहीं, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। देखो राइट एंगल जो ट्रायंगल है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हटा दे इसको, आपने देख लिया होगा तो ठीक है, जाया एक बार है। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी। तो द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्या पूछा है, देखो एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली एक भुजा, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण बनाने वाली भुजा है, जो परपेंडिकुलर है वही तो बनाएगी समकोण भुजा। ठीक है, बनाने वाली एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसकी साइड हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर बनाने वाली, जो समकोण बनाने वाली भुजा है ना, वो दूसरी साइड से कितने सेंटीमीटर कम है, 17 सेंटीमीटर कम है। तो यदि ये दूसरी साइड x है, तो परपेंडिकुलर मतलब समकोण त्रिभुज भुजा बनाने वाली ये क्या हो जाएगी, x - 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x - 17 सेंटीमीटर। दोबारा समझो क्या पूछा है, क्या बोल रहा है इसने, देखो ये ट्रायंगल हमारे पास, ये समकोण बनाने वाली जो भुजा है ना, वो दूसरी भुजा से 17 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस तो हो गया 25। अब दूसरी भुजा ना मैं मान लेता हूँ x, और जो समकोण बनाने वाली भुजा है ना, वो क्या हो जाएगी, ये 17 सेंटीमीटर कम है। यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगी, x - 17 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, x - 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, तो ये बतानी है, जो दो ये है ना, ये दो साइड है, इनकी लेंथ बतानी है। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर बराबर बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है, x - 17 का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर 625, ये एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी, ठीक है, क्या हो गया, a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 289 माइनस कितना आ जाएगा 34x। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 34x, और ये 289 इस साइड आवा तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 289, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 में से 289 गई, 15 में से 9 गई, कितना बचेगा 6। यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 8 गई 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गई 3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x, और ये प्लस का 336 है इस साइड आवा तो माइनस 336 बराबर 0। अब 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168, ठीक है, बराबर 0। अब 2 इस साइड जाओगा तो 0/2 क्या होता है 0, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168 बराबर 0। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हमने ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करे वो तो आए 168 का 168 एक्स स्क्वायर, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए माइनस 17x, कितना आना चाहिए माइनस 17x। ऐसे 2 नंबर हमने ढूंढने हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर देखो क्या आ सकते हैं, यहाँ करवा देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168। तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करे 168 आए। तो 24 और 7 की गुणा करते हैं कितना आएगा 168, ठीक है, और 24 में से 7 गए कितना बचेगा 17। तो अब देखो माइनस के 168 आने चाहिए और माइनस के 17 बचने चाहिए, तो माइनस 24 बड़ा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 7x और माइनस 168 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x इंटू मैक्स माइनस 24, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 24 बराबर 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से x माइनस 24, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 7, मतलब इसमें से ये कॉमन ले लेंगे बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24, यहाँ से आ जाएगी माइनस 7। तो माइनस वाली वैल्यू मान्य नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव साइड नहीं आ सकती। तो देखो नेगेटिव साइड नहीं आ सकती ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे आ गया x माइनस आया था 24 और यहाँ पे आया था x प्लस 7, तो यहाँ से बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24 और यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 7, ठीक है। तो 24 और माइनस 7 वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू आ गई 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो ये साइड ए बी जो साइड है ना, जो ए बी साइड है वो आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो जो बी सी साइड है ना परपेंडिकुलर वाली वो कितनी है x माइनस 17 है, तो x की वैल्यू 24 है, तो 24 माइनस 17 कितना आ जाएगा 24 माइनस 17 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये साइड आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था इस सम में, बस एक आइडेंटिटी यूज करनी थी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाकी हमने x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना बैक करके, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर की जो PDF है वो आपके ऐप पर, स्टूडेंट एकेडमी के ऐप पर मिलेगी, या फिर यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 24, हाँ 24। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 19, AP के 7वें पदों का योग, मतलब S7 दिया है, कितना दिया है 7 पदों का योग है 49 49 है, और 17 पदों का योग 289 है, तो इसका मतलब S17 दिया है कितना 289। तो देखो SN सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो देखो
इसको लिखेंगे S7 को क्या लिखूंगा n/2, तो n की वैल्यू 7 है तो 7/2, तो 2a प्लस n-1 होता है ना, यहाँ पे देखो n-1, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6d, ठीक है, और बराबर कितना है 49। अब ये 7/2 साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 49, गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर कितना आ जाएगा 14। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, कितना आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 14। अब ये 2 इस डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 14/2, कितना हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार S17 है तो n/2, n की वैल्यू 17 है, 17/2, 2a प्लस n-1, देखो n-1, n की वैल्यू अब की बार 17 है, 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16 और गुणा में क्या है d बराबर कितना है 289, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289, गुणा में 2 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। अब 17 से 289 कट जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 34। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34/2, कितना आ जाएगा 17, तो a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, तो ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से a कैंसिल, 3d माइनस 8d कितना आ जाएगा -5d, 17 में से 7 गए -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5 कितनी आ जाएगी 2, तो d का मान आ गया हमारे पास 2। अब d का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 8 इंटू में d की वैल्यू है 2 बराबर 17, इस इक्वेशन में रखा है d की वैल्यू, तो a प्लस 16 बराबर 17, तो a की वैल्यू आ गई 17 माइनस 16, तो a की वैल्यू आ गई 1, तो a की वैल्यू 1 आई है, d की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू 1 आई है, d की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू 1 आई है, d की वैल्यू 2 आई है। अब पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, तो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn का जोड़ निकालना की फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1d, तो n की वैल्यू कितनी है n ही है, n/2, a की वैल्यू आई है 1, तो 2 इंटू 1, n की वैल्यू n ही है, d की वैल्यू आई है 2, तो ये हो जाएगा n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ 2n, -1 की मल्टीप्लाई 2 से -2। अब देखो ये +2 है, ये -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n इंटू n, और n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर, तो d की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 1 और Sn की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर, ठीक है। तो अब है प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर है 25। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसने बोला है कि सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर से क्या है कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 टेंजेंट है, क्या है 2 टेंजेंट, ठीक है, नाम दे दिया पॉइंट का P, ये हो गया A, ये हो गया B पॉइंट, ठीक है, कि उसने बोला है कि जो सर्कल के बाहर से जो पॉइंट है ना, वहां पे जो 2 टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इन दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होती है। तो इसका मतलब इसमें हमने क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूव करना हमने क्या
पी ए बराबर पी बी। क्या प्रूफ करना है? पी ए बराबर पी बी। तो ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे और यहाँ से इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, ये ओ है, तो ओ ए और ओ बी। अब ये रेडियस है, तुमने पता है ये क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस। तुमने पता है रेडियस क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब ओ ए बराबर क्या है? ओ बी है। एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, किस में? पी से लेकर के ओ तक। किस में लेकर? पी से ओ तक। ठीक है, ये लाइन हमने क्या कर ली? ड्रॉ कर ली। पी ओ ये बराबर है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। जब हम सेंटर से सर्कल पर जब कोई भी टेंजेंट लाइन है उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो देखो अब ये दो ट्रायंगल बन गए, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल क्या है? 2। तो पहले आपको बता देता हूँ क्या करना है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो करना है। क्या शो करना है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस शो करके, ठीक है, फिर हम दोनों साइड ये बायसिपिसिटी रूल से, बायसिपिसिटी का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, तो देखो पी ओ ए और पी ओ बी में सबसे पहले देखो क्या बराबर है? ओ ए और ओ बी बराबर है। ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, रेडियस है ये, क्या है? रेडियस। ठीक है, इसके बाद एंगल ट्रायंगल, इसमें ओ ए पी एंगल, एंगल ओ ए पी, और इस ट्रायंगल में एंगल ओ बी पी। ओ बी पी, ओ बी पी क्या है? ईच 90 डिग्री। क्या है? ईच 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखो जो साइड है ए ओ, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब ए ओ बराबर क्या है? ए ओ कॉमन। ठीक है, इसका मतलब देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये क्या है? साइड है। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल पी ओ बी किससे? बाय साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल से क्या हो जाएंगी? बराबर। ठीक ना, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। अब ये कॉन्ग्रुएंस होगी तो इसका मतलब पी ए और पी बी क्या है? पी ए बराबर पी बी किससे बराबर हो जाएगी? बाय CPCT से। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर है 36। कितना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है, डिब्बा। ठीक है, उसमें जो लाल बॉल है ना, रेड कलर की जो बॉल है वो है 5। ठीक है, वाइट बॉल है वो कितनी है? 8 है, और जो ग्रीन कलर की बॉल है वो कितनी है? 4 है। तो टोटल कितनी है ये? 8 5 13 4 17, टोटल कितनी है? 17। और इस बॉक्स में से, इसमें है ये सारी। ठीक है, ये 17 बॉल है। कितनी बॉल है? 17 बॉल है। ये कितनी बॉल है? 17। और इसमें से बोला है कोई भी बॉल है ना, बिना देखे, याद रखना होता है बिना देखे, बिना देखे निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? बिना देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। तो किसकी प्रायिकता निकालनी है? रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो फॉर्मूला पता ही है, जो रिजल्ट हमारे फेवर में है वो ऊपर और टोटल क्या आ जाएगा? नीचे। तो रेड बॉल कितनी है? 5, और टोटल बॉल कितनी है? 17। तो पहला एक आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आ जाएगा? 5/17। इसके बाद है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल इज नॉट ग्रीन। अब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है कि बॉल ग्रीन नहीं है। बॉल क्या नहीं है? ग्रीन, मतलब हैरी नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन नहीं है तो इसको हटा देंगे, कितनी बचेंगी? 8 5 13,
टोटल कितनी है 17, तो 13/17। तो ये हो गया हमारा 26वां प्रश्न पूरा, 4 नंबर पूरे आएंगे इसमें। ठीक है, अब 27वां क्या है, 27वां, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग। अब लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन है, ये मान लेते हैं ए, कितना दिया है 5 और -6, और ये कितना है -1 और -4। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग 5 -6 एंड -1 एंड -4 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ये किस पे डिवाइड हो रही है, वाई एक्सिस पे ये डिवाइड हो रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्या निकालना है हमने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट भी निकाल लें। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये किस पे डिवाइड हो रही है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, वाई पे किसकी वैल्यू होती है, वाई की। ठीक है, ये आ गया, और हमने क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे किसके, वाई अक्ष पर विभाजित करने वाले। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट लिया है P, क्या पॉइंट लिया है P। ठीक है, तो P जो पॉइंट है ना, क्या है P जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं हम इसका, क्या मान लेते हैं P, ये जो पॉइंट है वाई एक्स पर जहाँ रेखा डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है P पॉइंट है। ठीक है, तो P पॉइंट है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखो एक्स वाई, अब x की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू y है, x1 + x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 + x2 तो 5 - 1/2, और यहाँ पे y1 + y2, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू है -4/2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -10/2, 0 और y। अब कंपेयर करेंगे, ये तो 0 के बराबर है, ये किसके बराबर है y के, तो y के बराबर कितना -10/2, 2 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास कितने 0 और -5, कितने आ जाएंगे 0 और -5। ठीक है, अब उसने बोला कि रेशो भी निकालना है, क्या निकालना है रेशो, तो रेशो भी निकाल लेते हैं। पहले रेशो भी निकाल सकते थे, लेकिन पहले क्या निकाल दिया मैंने, कोऑर्डिनेट निकाल दिया। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं रेशो। ठीक है, तो देखो शुरू में स्टार्टिंग में दिया है फाइंड द रेशो, क्या दिया है फाइंड द रेशो। ठीक है, हटा दे भाई, फाइंड द रेशो। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा, अब क्या निकालना है रेशो निकालना है। अब रेशो मान लेते हैं ये m1 है और ये क्या है m2 है, क्या है m1 है और m2 है। ठीक है, तो देखो ये x1, तो m1 का फॉर्मूला क्या, हमने क्या निकालना है रेशो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो ये मिड पॉइंट है P ऑफ xy, ये क्या होता है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड में m1 + m2, और m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड में m1 + m2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखी है क्या 0 और -5। पहले उसमें यदि हम रेशो निकालते ना, तो ये y की जगह वैल्यू y ही थी, तो हम इससे ही रेशो निकाल लेते 0 बराबर रख के, लेकिन पहले मैंने क्या निकाल दिया कोऑर्डिनेट। तो पहले आपने कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, क्या निकालना है पहले रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखो m1, क्योंकि मैंने तो वो मिड पॉइंट मान के चलाया था, मैं तो क्या चलाया था मिड पॉइंट मान के चलाया था। ठीक है, मैंने लेट कर लिया था। ठीक है, तो देखो 0 - m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू m1 है, x2 की वैल्यू -1 है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं है, x1 की वैल्यू 5 है।
नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इसी प्रकार m1 की वैल्यू नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू नहीं है, y1 की वैल्यू है -6 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे 0 के बराबर है तो इसको मैं चाहे तो इससे सोल्व कर लो, चाहे इससे सोल्व कर लो, रेशियो हमेशा दोनों से सेम आएंगे। तो मैं 0 वाले से करता हूँ, क्या आ जाएगा -m1 प्लस 5m2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 किसके बराबर है 0। अब ये इस साइड जाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा -m1 प्लस 5m2। अब ये हो जाएगा -m1 बराबर -5m2, ये बराबर 0 की उस साइड, माइनस से माइनस तो m2 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा m1 बाई m2, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे क्या लगा देंगे 1, तो m1 और m2, तो रेशो बताना तो क्या आ जाएगा 5:1, क्या आ जाएगा 5:1। ठीक है, इससे निकालना है तो इससे भी निकाल के देख लो, देखो -4m1 और -6m2 बराबर कितना है ना, नीचे है m1 प्लस m2 और बराबर है -5, तो ये साइड जाओगा तो -4m1 -6m2 बराबर गुणा करेंगे -5m1 हो जाएगा और -5m2 हो जाएगा। m1 वाला इस साइड ले आएंगे -4m1 प्लस 5m1 और ये उस साइड चल जाएगा बराबर -5m2 प्लस 6m2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, -4m1 है 5m1 है, कितना बचेगा m1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5m2 प्लस 6m2, -5m2 प्लस 6m2 कितना हो जाएगा m2। तो यहाँ से तो हमारे बराबर आ गई, कुछ मिस्टेक है, देखो -4m -4m1 -6m2। ठीक है, इसकी वैल्यू आई थी हमारी -5, तो ये हो गया था 5m1 प्लस m2 बराबर -5, तो गुणा करेंगे उस साइड जगह तो ये हो जाएगा -5m1 माइनस कॉमन लेवाएंगे तो बराबर आ रहे हैं। चलो एक बार दोबारा से चेक करते हैं इसको, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी। ठीक है, एक बार दोबारा से चेक करेंगे इसको सम को। हाँ, k/1 भी निकाल सकते हैं, कोई बात है ना। ठीक है, या बाद में करवा देंगे इसको। देखो अब मान लेते हैं कि k/1 लेके चल लेते हैं। ठीक है, क्या लेके चल लेते हैं, y है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले रेशो ही निकालते हैं, k/1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा k और 1 हो जाएगा, नहीं 0 और y हो जाएगा, यहाँ पे 0 और y और m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा m2 x1 ना m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है 5 है और m1 प्लस m2 k प्लस 1, तो ये पहले वाला इसके बराबर होगा तो ये 0 के बराबर होगा, तो -k प्लस 5 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा -k बराबर -5, तो -k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा 5:1, कितना आ जाएगा 5:1 और हमारा आया भी था 5:1 ही आया था। ठीक है, क्या आया था 5:1, तो आप इस तरीके से करना, यहाँ पे k मान लेना k/1। ठीक है, अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, रेशो आ गया हमारे पास 5:1 और y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1 x2 प्लस y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले कोऑर्डिनेट ले लेंगे, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 और y की वैल्यू निकालनी है तो बराबर में क्या आ जाएगा y, तो y बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है
m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -6 और डिवाइडेड में m1 प्लस m2। ये इस साइड आएगा तो 6y हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -20 -6 -6 और हाँ -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 4 20। तो कितना हो जाएगा देखो -20 और -6 -26 और ये हो जाएगा 6y है तो ये इस साइड आएगा कितना हो जाएगा 6। तो ये चल जाएगा 2 से कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 तो -13/3 कितना आ जाएगा -13/3। तो पहले रेशो निकालना है और फिर ये ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। वो पहले वाला ध्यान नहीं देना है, पहले हमने सीधे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ही निकाल दिए थे, ठीक है। तो पहले रेशो निकलेगा तो -13/3 आ जाएगा। अगला समय 28वां। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। किस पे जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो टाइम कितना लेती है 1 घंटा कम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है, गति ज्ञात कीजिए, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 360, कितनी 360 किलोमीटर। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए टाइम की, तो टाइम की क्या आ जाएगी फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया कितना आ जाएगा 360/x आवर आ जाएगा टाइम, कितना आ जाएगा टाइम 360/x आवर। उसके बाद इसने बोला है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यदि चाल मतलब स्पीड पहले कितनी थी x किलोमीटर थी, अब बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 5, तो कितने हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने बोला है कि टाइम है ना 1 घंटा कम समय लेगी। पहले टाइम कितना लेती थी 360/x, अब टाइम कितना लेगी 360/x, 1 घंटा कम लेगी, ठीक है। फाइंड द गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्पीड, ठीक है, इनटू में टाइम बराबर डिस्टेंस। ऊपर वाला फॉर्मूला ये स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड कितनी है x + 5 है, टाइम कितना है 360/x - 1, डिस्टेंस कितनी है 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे x + 5, ये हो जाएगा 360 - x/x और ये हो जाएगा 360, x उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x + 5, 360 - x बराबर 360x। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई 360 से कितना आ जाएगा 360x, x की मल्टीप्लाई x से कितना आ जाएगा -x², 5 की मल्टीप्लाई 360 से तो कितना आ जाएगा 1800 और 5 की मल्टीप्लाई -x से कितना आ जाएगा -5x बराबर कितना 360x। 360x से 360x कैंसिल, क्या इक्वेशन आ जाएगी -x² + 1800 - 5x बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगी x² + 5x - 1800 बराबर 0। तो माइनस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 5x - 1800। इस इक्वेशन को सोल्व करना हमने कि ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करे तो 1800 आए और जोड़िया घटा करे तो 5x आए। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करे तो क्या आए 1800, जोड़िया घटा करे कितना आए 5 आए।
तो देखो ऐसे 2 नंबर कितने आएंगे, 40 और 45 देखो कितना हो जाएगा, 40 और 45 क्या आ जाएंगे, 40 और 45, 4 पंजे 20 की, 0, 4 चौक 16 और 2 18 और 0 ये है तो 1800। तो क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्र प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 40 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 45। तो ये माइनस 40 है तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, ये प्लस 45 है तो x की वैल्यू माइनस 45, लेकिन ये नहीं है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो टाइम आ जाएगा 360 बटे किलोमीटर था, और x कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलो, 0 से 0, 4 निम 36, तो 9 घंटे लेगी। अब जब स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड 40 थी, अब स्पीड कितनी होगी, 40 5 45, कितनी होगी, 45। तो देखो 360, ठीक है, स्पीड कितनी होगी, 45। अब देखो किस पे चला जाएगा ये, तो टाइम कितना आ जाएगा, 360 बटे 45, स्पीड बढ़ गई ना, डिस्टेंस वही है, तो काटो इसको, कितना आ जाएगा, तो 45 से चल जाएगा ये 8 पे, ठीक है, 8 पे चला जाएगा। तो देखो पहले टाइम 9 लिया था, स्पीड बढ़ने के बाद कितना टाइम आ गया, 8, तो 1 घंटा कम आया ना, तो वेरीफाई भी हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, ये सम था, इम्पोर्टेंट सम है ये भी। इसके बाद देखो सम नंबर 29 है, सम नंबर क्या है, 29, सम नंबर है 29। क्या दिया हमारे पास, 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइड में सेकेंड ए बराबर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड में 1 माइनस कोस ए। तो देखो सेकेंड ए क्या होता है, को 1 बाई कोस, सेकेंड ए किसका अपोजिट होता है, कोस ए का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे हो जाएगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए, नीचे क्या है 1 बाय कोस ए। यहाँ पे आइडेंटिटी ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यह आइडेंटिटी लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए, ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस ए ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया कोस ए प्लस 1, वहाँ क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। अब बराबर 3 प्लस 4 लिखो, चाहे 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो इसी प्रकार कोस ए प्लस 1 और 1 प्लस कोस ए क्या आ गई बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का और दिया है, तो और वाला अपने आप ट्राई करना, नहीं आए तो बता देना, अगले सेट में सॉल्व करवाएंगे। 30वां और 31वां हमारे सिलेबस में नहीं है,
30वां जो चैप्टर था हमारा कंस्ट्रक्शन 11वां वो डिलीट हो चुका है। 31वां भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32। क्या है? 32। और क्या निकालना है? मीडियन, और या नीचे वाला निकालना है मीन। तो या तो मीडियन निकालो या क्या निकालो? मीन। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मीडियन वाला दोनों ही हो जाएंगे इसमें। देखो क्या है, वेट दे रखा है। क्या दे रखा है? वेट। 40 से 45 2 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से 45 2 है। 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। और ये दे रखा है 2 3 8 6, 2 3 8 6 3 2, 2 3 8 6, फिर दोबारा 6 है, फिर 3 है, और फिर 2 है। ठीक है, ये दे रखा है। और टोटल हो गया ये हमारे पास 2 3 5 8 13 6 19 6 25 3 28 2 30, 33 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हमने लिखाना है क्या? CF, कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता जो निकालनी है हमने यहाँ पे। तो देखो पहला नंबर एज इट इज है 2 लिखेंगे, फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5, फिर 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, और 28 2 कितना हो जाएगा? 30। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल 30 आया ना, वो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? लास्ट नंबर 30 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 30। हटा तो दे, नहीं हटा था। अब देखो यहाँ दोबारा देखो एक बार, 40 से 45 2 स्टूडेंट है, 45 से 50 3 स्टूडेंट है, 50 से 55 8 स्टूडेंट है, 55 से 60 6 स्टूडेंट है, 60 से 65 6 है, 65 से 70 30 3 स्टूडेंट है, और 70 से 75 2 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट है 30। कितने हैं? 30। CF निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बारंबारता, तो क्या हो जाएगी? देखो संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं। यहाँ पे 2 एज इट इज है, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 और 3 कितना? 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे। देखो ऐसे जोड़ना, ये एज इट इज। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ठीक है, 28 में कितना जोड़े? तो 30। अब देखो, अब हमने क्या लेना है? F लेना है। F जो बड़ी वैल्यू हमारे पास, क्या निकालना है इसमें? हमने इसमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? 30 टू फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द, हाँ मीडियन निकालना है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बड़ा नंबर है F। ठीक है, कितनी हो जाएगी F की वैल्यू? जो बड़ा नंबर है। और F से ऊपर वाले जो वैल्यू हो जाएगी, इस लाइन में जाएंगे, F से ऊपर क्या होती है? 0। F0 के सामने वाली जो वैल्यू हो जाएगी, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? CF की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? CF की। F के सामने वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये जो 50 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? L। L मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? फॉर्मूला देखो, पहले मीडियन माध्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यक। क्या होता है? L + n/2 - CF डिवाइडेड में F इंटू में H। तो L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू होती है जो F के सामने वाला इंटरवल है उसमें छोटी वैल्यू। तो F के सामने वाला इंटरवल है 50 55, तो L की वैल्यू है 50। तो 50 + n/2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 30, तो 30/2 माइनस CF। CF होती है F के ऊपर होता है F0, F0। ठीक है, और उसके सामने वाली वैल्यू क्या है? 5। तो ये है CF। CF की वैल्यू है 5, और F की वैल्यू कितनी है? 8, और H की वैल्यू इंटरवल कितना है? 5। तो देखो 50 + 30/2 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 5 गए, कितना आ जाएगा? 10/8 गुणा में 5। तो ये हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50/8। ठीक है, 15 में से 5 गए, 10/8 गुणा में कितना हो जाएगा ये? तो ये देखो, ये हो जाएगा 450, नहीं 8 पंजे 40, 400, और प्लस में हो जाएगा 50/8। तो ये हो जाएगा 450/8। तो 8 से 8 डिवाइड करेंगे, 450 को 8 से कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 5
8 6 48, 10 में से 8 गया 2, लगाएंगे पॉइंट 0, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंजे तो 56.25, कितना हो जाएगा 56.25 मीडियन आ जाएगा। अब अगले में क्या निकालना है, एफ आई मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। अब देखो पढ़ो इसको एक बार, मीन निकालना है। तो मीन निकालेंगे तो क्या दिया है, देखो 100 से 150 4 है, फटाफट करवा देते हैं। 100 से 150 4 है, 150 से 200 हटा दे भाई, 150 से 200 है 5, एक 200 से 250 है 12, 250 से 300 है 2, और 300 से 350 है 2। ठीक है, ये दे रखा है खर्च, एक्सपेंडिचर, और ये दे रखा है परिवारों की संख्या। ठीक है, परिवार। अब देखो, अब इसका क्या निकालना, मीन। मीन मतलब माध्य निकालना। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, अब परिवार की संख्या दे रखी है, तो हमने क्या चाहिए, अब हमने चाहिए इनका इंटरवल, जिसे हम बोलेंगे एक्स आई। ठीक है, ये होता है एफ आई, फ्रिक्वेंसी। एक्स आई 100 और 150, इनके 20 का नंबर चाहिए। देखो 20 का नंबर निकालने के लिए 100 प्लस 150 बटे 2, 100 और 150 कितना आता है 250 बटे 2, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 125, कितना आ जाएगा 125। अगला कितना आ जाएगा 175, अगला कितना आ जाएगा 225, अगला कितना आ जाएगा 275, और अगला कितना आ जाएगा 325। अब यहाँ पे निकालना एफ आई और एक्स आई दोनों की गुणा। 125 और 4 की गुणा कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 4 पंजे 20 की 0, 2 4 दूनी 8, 2 10 की 0 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500। 5 और 175 की गुणा 25, 2 5 7 35, 2 37, और 5 एकम 5 3 8, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 दूनी 24, 36 की 0 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 पंजे 10 की 0 1, 2 सते 14, 1 15 पंजा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 की 0 1, 2 दूनी 4 5, 2 3 6। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 5 10, 7 17, 1 कैरी, 5 6 8, 6 8 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 और 6 32, 2 3 और 2 5, तो 5275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5275। और ये कितना है 4 5 9 9 12 21, 2 23, 2 25। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड में सम ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना है 5275 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 25। तो इसको सोल्व करेंगे, 5275 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 25, तो 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 2, उतार लिया 7, 25 एकम 25, 7 में से 5 गए 2, उतार लिया 5, तो 25 एकम 25, तो ये आ जाएगा 211, कितना आ जाएगा 211। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म हुई। देखो पहला सेट था हमारे पास, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, पहले हमने रेशो निकालना था। ठीक है, तो वो एक बार आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, यदि नहीं आता फिर भी हम उसको, मैं एक बार आपको दोबारा अगले सेट में जब करवाऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत मिस्टेक, वैसे तो हमने हमारे हिसाब से बहुत अच्छे से सारी कैलकुलेशन अच्छे से की है, लेकिन फिर भी आप निकालो तो एक बार देख लेना। ठीक है, यदि आपको मेथड समझ में, हमारा मेन काम जो है ना वो है मेथड समझाना कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देख लेना आप इनको दोबारा से निकाल के। किसी क्वेश्चन में यदि आपको दोबारा दिक्कत आए तो आप हमारे से स्टूडेंट एकेडमी ऐप पर चैटिंग में जाके पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल करेंगे सेट बी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।